अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। लास्ट वीक हमने शुरू किया था सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग टेक्निक्स और हम डिस्कस कर रहे थे कि सैम्पल्स की कितनी टाइप्स होती हैं, उसकी जो टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं, फिर सैम्पलिंग प्लान क्या होता है और पर्पस ऑफ एनालिसिस। जो सैम्पलिंग प्लान बनाना है वो किस पे डिपेंड करता है, पर्पस ऑफ एनालिसिस, ठीक है ना। और कितने टाइप के सैंपल्स होते हैं, ऑफिशियल सैंपल था, रॉ सैंपल था, प्रोसेस कंट्रोल सैंपल था, फिनिश्ड प्रोडक्ट। उसको अगर हमने एनालिसिस करना है तो उसका सैंपल आएगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए अगर हमने सैंपल कलेक्ट करना है तो उसके लिए क्या हमारे स्टैंडर्ड्स होने चाहिए जिस पर हमने सैंपल को कलेक्ट करना है। सेकेंडली किस पर डिपेंड करता है सैम्पलिंग का, सैम्पलिंग की नेचर, सैम्पलिंग का प्लान किस पर डिपेंड करता था कि उस हमने एनालिसिस किस चीज का करना है। आइदर हमने कोई फिजिकल क्वांटिटी डिटरमिन करनी है, आइदर हमने उसकी केमिकल नेचर डिटरमिन करनी है, हमने उसकी क्वालिटी को चेक करना है, हमने उसको किसी बायोलॉजिकल सिस्टम पे एप्लीकेशन के लिए यूज करना है, या हमने उसको किसी एक्टिविटी को एनालाइज करने के लिए हमने उसको कैरी ऑन करना है वो सैम्पलिंग को। तो उस पर डिपेंड किया है। उसके बाद क्या था, नेचर ऑफ द सैंपल, कि सैंपल जौन सा है वो इट सेल्फ वो होमोजीनियस था कि वो हेट्रोजीनियस है। मेरा ख्याल है हमने यहाँ पे लास्ट जौन सा है वो हमारी लास्ट लेक्चर में लाइट की वजह से, इंटरप्शन की वजह से हमने यहाँ पे छोड़ दिया था कुछ, यहाँ पे मुझे याद पड़ रहा है। यहाँ से मैं दोबारा शुरू करती हूँ, कैरी ऑन करते हैं कि नेचर ऑफ द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या थी जिसपे के हमने सैंपल करके उस पे सारे पे इम्प्लीमेंट करना है। जैसे मैं एग्जांपल दे रही थी आपको, किसी मैंगो या एप्पल के जो उसका मैंगो कंटेनर है या एप्पल कंटेनर है, उसका ट्रक है, यहाँ पे गोल सैंपल मैंने एग्जांपल दी थी। वो सैंपल कोई पेशेंट भी हो सकते हैं, कि हम डायबिटीज पे बात कर रहे हैं तो पेशेंट कौन से हैं वो भी सैंपल। अब वो क्या है, जितने भी पॉपुलेशन है हम उसको जब रिसर्च, स्पेसिफिकली अगर हम रिसर्च के पर्पस के लिए एनालिसिस कर रहे हैं तो हमने उसको, वो एक डॉक्यूमेंटेड प्रूफ होता है और वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड किया जाता है, इसलिए उसके लिए सैम्पलिंग भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक होगी। और अगर हम ऑफिशियल यूज के लिए कर रहे हैं तो वो किसी उसकी पॉपुलेशन वो लोकली वो इम्प्लीमेंट होनी है। और लोकल जो हमारे रीजन रीजन बल्कि कहना चाहिए कि जो उस रीजन पे जो उधर की पॉपुलेशन है, उधर के लोग हैं, उधर की कोई वैरायटी है स्पेसिफिकली, वो उसको हम कहेंगे कि वो वहां तक इम्प्लीमेंट होगी, ठीक है ना। आप इन डायरेक्ट केस में क्या कह सकते हैं कि जो सैंपल है जिसको हमने एनालिसिस करना है वो फिनिट भी हो सकता है और इनफिनिट भी हो सकता है। फिनिट पॉपुलेशन क्या होगी कि हमारे पास एक साइज है, उसका एक डेफिनेट साइज है, जैसे ट्रक लोड ऑफ एप्पल्स, तो ये आ जाएगा फिनिट। जौन सा है ये सैम्पलिंग फिनिट में है। अ टैंकर फुल ऑफ मिल्क और वैट फुल ऑफ ऑयल। इनफिनिट पॉपुलेशन जिसमें कोई हैज नो डेफिनेट साइज, जिस तरह से कहा फॉर एग्जांपल आ कन्वीनर बेल्ट ऑपरेट कंटिन्यूअसली फ्रॉम विच फूड्स आर सिलेक्टेड पीरियोडिकली। एक इंडस्ट्री है, वहां पे फूड तैयार होता है, वो कोई सा भी फूड, वही पैक मिल्क की हो सकता है, या वो कोई जिस तरह हमारे यहाँ ये जैम जेलीज वगैरह बन रही हैं, तो वो जो बेल्ट है जिस पे कन्वीनर बेल्ट है जिस पर से तैयार होता है और पास ऑन होता है, वो इनफिनिट, वो लगातार काम करता रहता है। और हम पीरियोडिकली उसमें से हर 10 सैंपल, हर 100 सैंपल के बाद एक सैंपल कलेक्ट करते हैं और उसकी जो फिनिश प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी को एनालिसिस करते हैं। तो ये दो तरह की पॉपुलेशन होगी, फिनिट और इनफिनिट, अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन। अब क्या है, हमने सैम्पलिंग प्लान को डेवलप करना होता है। अब वो कहते हैं सैम्पलिंग प्लान के लिए कन्वीनियंट टू ड्राइव एन इनफिनिट पॉपुलेशन इनटू अ नंबर ऑफ फिनिट पॉपुलेशन, की जो इनफिनिट पॉपुलेशन है उसको भी हम इस इनफिनिट पॉपुलेशन में ले आए। सैम्पलिंग प्लान में ये जरूरी होता है कि हम उसको डॉक्यूमेंट करें कि हमने फिनिट प्लान कि हमने कितने एग्जाम्पल से मैंने नंबर दिया आपको कि हमने हर 100 सैंपल्स के बाद 100 जो हमारे जैम जेलीज बन रहे हैं, हर जो 100 सैंपल है उसको हमने कलेक्ट करना है और उसको एनालिसिस करना है टू चेक द क्वालिटी पैरामीटर्स। ऑल द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय वन शिफ्ट, या इसको हम कहते हैं कैसे उसको फिनिट किया उसने, कि जो एक शिफ्ट में, मॉर्निंग की शिफ्ट में या इवनिंग की शिफ्ट में जितने भी सैंपल्स बन रहे हैं उसमें से हमने कोई से भी 10 सैंपल पकड़ लेने हैं और ऑल द सैंपल्स प्रोड्यूस्ड इन अ डे, कि हम जो है ना वो एक डे में कितने सैंपल्स बनते हैं
उसको हम लेंगे कि वो एक फिनिट पॉपुलेशन है, कि हमने उसको फिनिट कर दिया कि एक दिन के जितने सैंपल है उसमें से हमने 50 सैंपल्स को एनालाइज करना है टू चेक द क्वालिटी। पॉपुलेशन की सेकंड हम उसको कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, मे बी कंटिन्यूस और कंपार्टमेंटलाइज्ड। कंटिन्यूस का मतलब क्या है कि अ कंटिन्यूस पॉपुलेशन इज वन इन विच नो फिजिकल सेपरेशन बिटवीन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द सैंपल। लाइक अभी मैंने यहाँ पे हमने पढ़ा है द टैंकर फुल ऑफ मिल्क, तो अब इसका कहीं से भी ये टैंकर जो है यहाँ कहीं से भी हम इसको मिल्क को लेंगे तो उसका सैंपल सेम आएगा ना, तो इसको हम कहेंगे दिस इज द कंटिन्यूस सैंपल। लेकिन अगर यही इसको स्प्लिट में करेंगे, या इसको स्प्लिट में करने के लिए क्या कि अगर मेरे पास एक ऑरेंज है और ऑरेंज को मैंने एनालिसिस करना है, तो अब उसके अंदर ऑरेंज का जो पील है, छिलका है, उसका उसकी नेचर और है, जो उसका पल्प है उसकी नेचर और होगी, जो उसके सीड है उसकी नेचर और होगी। तो इन दैट केस क्या है कि वो पॉपुलेशन हमने किस तरह का एनालिसिस करना है, तो उस ऑन दैट बेसिस अगर मेरे पास एक एनालिसिस है कि मैंने पल्प है उसको एनालिसिस करना है तो वो कंटिन्यूस सैंपल आएगा। लेकिन अगर मैंने पूरे ऑरेंज को करना है तो कंपार्टमेंट में अलग अलग करूंगी, सीड को अलग एनालिसिस करूंगी, उसके पल्प का अलग पोर्शन लेकर उसको एनालिसिस करूंगी, और जो उसके पील है उसका अलग, तो वो कंपार्टमेंटलाइज सैंपल आ जाएंगे। ठीक है जी। तो पॉपुलेशन फिनिट इनफिनिट हो सकती है, जो पॉपुलेशन है वो कंटिन्यूस हो सकती है, कंपार्टमेंटलाइज्ड हो सकती है, एंड इन द एंड इट में बी होमोजीनस और हेट्रोजीनस। के होमोजीनस भी हो सकती है, हेट्रोजीनस। होमोजीनस की मैंने एग्जांपल अभी दी, टैंकर फुल ऑफ वेल स्टिर्ड लिक्विड, वो ऑयल हो सकता है, वो इमल्शन हो सकता है, कुछ भी किसी टैंकर में आपके पास कोई जूस हो सकता है। वेयर एज अ हेट्रोजेनस पॉपुलेशन कौन सी होती है, इन विच द प्रॉपर्टीज ऑफ द इंडिविजुअल सैंपल में वेरी विद लोकेशन, कि लोकेशन के साथ जो सैंपल है उसकी नेचर वेरी करती है। फॉर एग्जाम्पल वो कहता है ट्रक जो कि फुल ऑफ पोटैटोज है, तो जो पोटैटोज है, अब वो पोटैटोज जौन सा है ट्रक में वो उसमें मिक्स टाइप भी हो सकती है ना, तो इसलिए उसको हमें होमोजेनस करना है, या उसको इस तरह की पॉपुलेशन को हम हेट्रोजेनस कहेंगे फर्स्टली तो, और उसके लिए बाकायदा एक प्लान बनाएंगे, उस प्लान को हम जो है राइट डाउन करेंगे कि अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रेटेजी हमने अपने सैंपल को कलेक्ट किया था। if the properties of the population were homogeneous, when there would be no problem in selecting a sample sampling plan, because every individual sample would be representative of the whole population. But most populations are heterogeneous, and so we must carefully select a number of individual samples from different locations within the population to obtain an indication of the properties of the total population. ठीक हो गया। तो पॉपुलेशन कितनी तरह की हो गई, पॉपुलेशन फिनिट, इनफिनिट, होमोजेनस, हेट्रोजेनस, कंटिन्यूस एंड कंपार्टमेंटलाइज। तो ये सारी चीजें आपने जो आपका एनालिसिस जब शुरू करना है, आपने सैंपल कलेक्शन की हेडिंग देनी है, तो सैंपल कलेक्शन में ये सब चीजें आपने मेंशन करनी है कि आपका सैंपल किस तरह का था, किस मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहा था, और हमने उसको किस तरह से कलेक्ट किया। ठीक है जी। उसके बाद नेचर ऑफ द टेस्ट प्रोसीजर पे भी, नेचर ऑफ द टेस्ट वही जो भी हमने पीछे कहा कि वो भी यही था ना कि नेचर एनालिसिस की नेचर क्या है। तो इसमें अब टेस्ट प्रोसीजर का मतलब क्या है कि हमें टेस्ट प्रोसीजर के हमें उसमें कितनी स्पीड तक हमें चाहिए एनालिसिस। अगर प्रिसीजन देखिए, अगर एक मैंने इंडक्टिव कपल प्लाज्मा एक टेक्नोलॉजी है, और उससे हम जितने भी हैवी मेटल्स हैं, जितनी भी मेटल्स हैं, हम उसकी अमाउंट को डिटेक्ट कर सकते हैं इन फ्यू सेकेंड्स। ठीक है, हमारे पास 771 70 to 71 80 भी बल्कि हो जाती हैं मेटल्स जिनको हम डिटेक्ट कर सकते हैं इंडक्टिव कपल प्लाज्मा के जरिए से विद इन फ्यू सेकेंड्स। तो ये बहुत स्पीड अप हाई टेक्नोलॉजी है, और इसी काम को हम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन पे भी करते हैं। हम 1 by 1 करेंगे, और हमारे पास तकरीबन वही 70-80 एलिमेंट्स को एनालाइज करने के लिए हमें 1-2 days का टाइम रिक्वायर होगा। तो दोनों ही प्रिसाइज हैं। जो पहली है उसमें हमारे पास पार्ट्स पर बिलियन तक हम एनालिसिस कर सकते हैं, और जो हमारा एटॉमिक एब्जॉर्प्शन है उसमें पार्ट्स पर पीपीएम तक कर सकते हैं, और वहाँ पे पार्ट्स पर बिलियन तक। जब हम आईसीपी यूज करते हैं तो पीपीबी तक हम एनालिसिस कर सकते हैं, और जब हम यूज करते हैं
आपका एटॉमिक एब्जॉर्प्शन, तो हम पार्ट्स पर मिलियन तक उसकी एक्यूरेसी, दोनों को ही हम प्रिसाइज एक्यूरेट टेक्निक कहेंगे। कॉस्ट के लिहाज से आईसीपी जो है वो ज्यादा कॉस्टली है, जबकि एटॉमिक एब्जॉर्प्शन उसके मुकाबले में कुछ कम उसकी कॉस्ट आएगी। और अगर हम उसी एक्सपेरिमेंट को, एनालिसिस को, कुछ उनमें से मेटल्स ऐसी हैं जिनको हम यूवी विजिबल के थ्रू भी शो कर सकते हैं, उसके थ्रू भी हम उसको क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं। तो इन दैट केस क्या होगा कि हमारे पास जो है वो उसकी प्रिसीजन एक्यूरेसी जो है वो पीपीएम से थोड़ी वहां तक आ सकती है, लेकिन वो इतनी ऑथेंटिक, इतनी प्रिसाइज नहीं होती, क्योंकि उसमें हमें कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ता है और इनडायरेक्ट वे से हम उसको एनालिसिस करते हैं। ठीक है जी, तो ये है। अब हमने किस नेचर, हमारा टेस्ट प्रोसीजर क्या है। अगर जो हमारा बहुत स्पीड अप है वो प्रिसाइज चाहिए, हमें एनालिसिस एक्यूरेट चाहिए, तो उसके मुताबिक हमें उसकी सैम्पलिंग करनी पड़ेगी ना। अगर मैंने एक सैंपल को यूवी के थ्रू करना है या एटॉमिक एब्जॉर्प्शन के थ्रू करना है, तो मुझे उसमें सैंपल साइज भी डिफरेंट होगा। और अगर मैंने उसको मुझे सोल्यूशन की फॉर्म में सैंपल चाहिए होगा, ठीक है, मुझे उसको डाइजेस्ट करना पड़ेगा पहले। तो इस तरह की डिफरेंट टेक्निक स्ट्रेटजीज को बनाकर मैं अपने सैंपल को रेडी करूंगी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। मैंने कौन सा एनालिसिस टेक्निक यूज करनी है, आइदर वो स्पीडी है, प्रिसाइज है, एक्यूरेट है, उसकी कॉस्ट कितनी है। अगर कोई बहुत कॉस्टली है तो मैं क्या करूंगी कि मैं मिनिमाइज करूंगी, पहले मैं यूवी के थ्रू रिजल्ट ले लूंगी उसमें, उसके बाद मैं उसको एटॉमिक एब्जॉर्प्शन से कर लूंगी, और इन द एंड लास्ट में मैं उसको मजीद एक्यूरेट रिजल्ट लेने के लिए मैं उसका कुछ सिर्फ फ्यू सैंपल, अगर मेरे सैंपल हंड्रेड्स में हैं तो मैं उसको इन फ्यू इन नंबर जो सा है वो मैं आईसीपी पे करने के लिए मैं मिनिमम कोशिश करूंगी, मैक्सिमम कोशिश करूंगी कि मिनिमम नंबर ऑफ सैंपल्स हों, क्योंकि वो कॉस्ट ज्यादा है और मुझे वो कॉस्टली पड़ेगी। ठीक है ना। सेकेंडली एक चीज और जो हमें ज़हन में रखनी है कि डिस्ट्रक्टिव है टेक्निक या नॉन डिस्ट्रक्टिव है। जैसे हमारे पास यूवी का एनालिसिस है तो ये नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक है, आईआर में नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक है। हमारे पास सैंपल अगर बहुत थोड़ी अमाउंट में मौजूद है तो वो हम एक ही सैंपल को यूज करते हैं, पहले मैं उसका सॉलिड स्टेट में उसका एफटीआईआर ले लूंगी, फिर सोल्यूशन बना के मैं उसका यूवी विजिबल भी ले सकती हूँ। तो ये भी हमें देखना है कि हमारा अमाउंट सैंपल का साइज कितना है और हमें कितने एनालिसिस करने हैं, एनालिसिस के लिए क्या प्लान बनाना है, और उसके अकॉर्डिंगली मैंने सारी चीजें मेंशन करनी है। ऑब्वियसली इट इज मोर कन्वीनियंट टू एनालाइज द प्रॉपर्टीज ऑफ मेनी सैंपल if the analytical technique used is capable of rapid, low cost, non destructive and accurate measurement। एक्यूरेट मेजरमेंट भी हो, वो नॉन डिस्ट्रक्टिव भी हो, लो कॉस्ट भी हो और रैपिड भी हो। ये हमारा एक एनालिस्ट का जो अल्टीमेट टारगेट होता है वो यही होता है कि हम जल्दी जल्दी से अच्छे एनालिसिस करें और जो कि इकोनॉमिकल भी हो और सैंपल भी हमारा सेफ रहे। ठीक हो गया। तो नेचर ऑफ द टेस्ट प्रोसीजर। अब सैम्पलिंग प्लान कैसे डेवलप करना है। आफ्टर कंसिडरिंग द अबव फैक्टर वन शुड बी एबल टू सिलेक्ट। ये सब चीज़ों को जहन में रखना है, किसी भी एनालिस्ट के लिए ज़रूरी है कि उसे सारी चीज़ें पता हो कि सैंपल कैसा है, किस मकसद के लिए एनालाइज करना है, उसकी नेचर क्या है और किस हद तक हमें एक्यूरेसी चाहिए। उसके बाद हम एक सैम्पलिंग प्लान डेवलप करेंगे। डिफरेंट सैम्पलिंग प्लान्स हैव बीन डिजाइंड to take into account differences in types of the sample and population encountered। Some of the features जो हमें specify करने हैं in official sampling plan are listed below। हमें क्या अब उसका mention, सबसे पहले हमें उसका sample size mention करना है। The size of the sample selected for analysis largely depends on expected variation in properties within a population। पॉपुलेशन में कितनी जो वेरिएशन है वो एग्जामिन की जा सकती है उस एक प्रॉपर्टी की। द सीरियस नंबर वन की दिस इज द वन फैक्टर। साइज क्या है कि अगर होमोजेनस सोल्यूशन है तो मैं, अगर मेरे पास एक टैंक है और होमोजेनस सोल्यूशन है तो मैं उसके 5 to 10 नंबर ऑफ सैंपल लूंगी और मुझे बहुत अच्छे प्रीसाइज और एक्यूरेट रिजल्ट्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर मैंने उसका वही पॉपुलेशन साइज कौन सा है, वो मैंने मिल्क कौन सा है, वो मैंने कहना है कि फैसलाबाद के रीजन में जितनी भी डिफरेंट ये डेयरी फार्म्स हैं उसका एनालिसिस करना है। तो अब क्या है कि अब मेरा जो डोमेन है वो थोड़ी वास्ट हो गई है, वो एक टैंक से वो उसकी जो है वो
पॉपुलेशन पूरे फैसलाबाद रीजन डिवीजन तक फैल गई है, तो उसके नतीजे में अब मेरे पास क्या आएगा, उसका साइज वेरी कर जाएगा ना। अब फिर मुझे एक जगह से या 3 या 10 सैंपल लेके या मुझे पूरे फैसलाबाद रीजन को पहले जियोग्राफिकली देखना पड़ेगा कि मैं इसके कितने सेगमेंट्स करती हूँ, इसके अंदर कितनी एरियाज में इसको डिवाइड करूंगी, फिर हर एरियाज में से मैं 3 सैंपल कलेक्ट करूंगी। तो ना सैंपल साइज जो है वो वेरी कर गया अकॉर्डिंग टू माय हाइपोथेसिस, ठीक है ना। पहले का हाइपोथेसिस ये था कि मिल्क का एनालिसिस करना है, मैंने उसमें जो है वो केसीन देखनी है, प्रोटीन की क्वांटिटी देखनी है, एक मिल्क में दैट इज प्रेजेंट इन टैंक, और दूसरा मैंने क्या देखना है, केसीन की अमाउंट चेक करनी है फॉर द इन द मिल्क अवेलेबल इन डिफरेंट रीजन ऑफ द फैसलाबाद। तो दोनों के केस में सैंपल साइज डिफरेंट हो गया, ठीक है जी। ये एक फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर सैंपल साइज का क्या है कि सीरियसनेस ऑफ द आउटकम, if a bad sample is not detected। seriousness of the outcome, क्या seriousness क्या मतलब क्या है, मतलब ये कि अगर मैंने एक एनालिसिस करना है जो कि कहाँ जो कि आपने करना है, कोई आप सपोज हम देख रहे हैं, किसकी एग्जांपल ली जाए यहाँ पे, सीरियसनेस ऑफ द आउटकम, हमने कोई वैक्सीन, कोविड का दौर है आजकल, तो वैक्सीन को डेवलप करना है और हमारे पास जो वैक्सीन है उसकी जो सीरियसनेस उसकी होगी वो कितना ज्यादा जो है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द वैक्सीन, उसके आफ्टर इफेक्ट्स कौन से हैं वो पूरी जगह पे आपने उसे अप्लाई करना है, वो सब पेशेंट्स पे अप्लाई करना है, तो उसके आउटकम्स बहुत सीवियर होंगे इस तरह के एनालिसिस की। जब हम किसी बायोलॉजिकल सैंपल पे अप्लाई करने की बात करते हैं तो इस तरह की रिसर्च के केस में हमें बहुत ही कीन रह के सैंपल साइज को जो है वो स्टडी करना है और आईएसओ जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। कि अगर हमने कहा कि कोई बैक्टीरिया, जिस तरह पेंसिलिन की एग्जांपल है, तो वो एक पेंसिलिन जो है वो एक फंगस मटेरियल है, और फंगस जो हमारे पास सॉरी जी, ये सीरियसनेस ऑफ द आउटकम के बाद क्या है कि उसको अगर हमने अप्लाई किया और फिर हमने ये देखा कि इफ अ बैड सैंपल इज नॉट डिटेक्टेड, तो हमने उसको रिपोर्ट कर दिया, तो उसके आफ्टर इफेक्ट ज्यादा हो जाएंगे। तो कॉस्ट ऑफ द एनालिसिस पे डिपेंड करता है कि अगर एक ही हमारे पास एक्सपर्टीज नहीं है, पॉपुलेशन, हमने सैंपल साइज जो सा है वो एक्यूरेट नहीं लिया हुआ, सैंपल ठीक तरीके से प्रिपेयर नहीं किया हुआ, और हम उसे आईसीपी पे एनालिसिस करने जा रहे हैं, तो उस इंस्ट्रूमेंट को रन करने के लिए हमें कॉस्ट, उसके जो उसका जो सिलेंडर है, जो उसका फ्यूल है उसको जलाने के लिए, उसका जो टेक्नीशियन है उसकी कॉस्ट ज्यादा है, जिसकी वजह से हमें उसका सैंपल साइज प्रॉपर होना चाहिए, ताकि जब हम उसके रिजल्ट को रिपोर्ट करें तो उससे उसमें कोई वो प्रिसाइज हो और वो उसमें एरर ना हो, मिनिमम एरर हो। एंड टाइप ऑफ एनालिटिकल टेक्निक यूज, ये भी डिस्कस हो गया। गिवन दिस इंफॉर्मेशन इट इज ऑफन पॉसिबल to use statistical technique to design a sampling plan that specifies the minimum number of subsamples that need to be analyze, for example। अच्छा, इस केस में हम क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिकल यूज करो, हाउ वी कैन यूज अ डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स ड्यूरिंग द सैम्पलिंग। तो इसकी एग्जांपल मैं ये देती हूँ कि अगर वही हम कंटिन्यू रखें एग्जांपल कोल वाली, तो मैं कोल से कहती हूँ कि मैं यहाँ से कोई मटेरियल निकालती हूँ, ग्रेफाइट मटेरियल निकालना चाहती हूँ, और मैं देखती हूँ कि उसमें ग्रेफाइट मटेरियल के एक्सट्रैक्शन के ऊपर जो 3 फैक्टर्स हैं, सपोज उसमें पीएच का फैक्ट है, टेम्परेचर का है, शेकिंग स्पीड का है, और मैं देखती हूँ कि किस जो टेम्परेचर रेंज है वो 5 डिफरेंट टेम्परेचर पे मैंने चेक किया, 20, 30, 40, 50, 60। इसी तरह आरपीएम देखा कि मैंने उसको 80 आरपीएम पे, रेवोल्यूशन पर मिनट है आरपीएम ना, 80 आरपीएम पे, 90 आरपीएम पे, 20, 80, 90, 100, 150, 200 आरपीएम पे मैंने उसकी स्पीड रखी, शेकिंग स्पीड। तो 5 ये टर्न लिए, 5 ये लिए, 5 पहले 5 मेरे पास जो है वो सैंपल्स हैं, उनके मैं ट्रिप्लिकेट में लगाऊंगी तो 15 सैंपल्स बन जाएंगे, फिर 15 दूसरे के बनेंगे, उसमें से फिर एक को ऑप्टिमाइज करूंगी, फिर मैं सेकंड पैरामीटर जो फैक्टर इफेक्ट कर रहा है लाइक टेम्परेचर को, के बाद मैंने आरपीएम को लिया था, तो मैंने आरपीएम पे देख लिया, तो अब मेरे पास फिर अगेन जो है 5, 5, 3, 15, 15, 15, 30 एक्सपेरिमेंट हो गए। 30 के बाद फिर मैं उसमें जो है फिर ट्रिप्लिकेट में लगाऊंगी 5 पैरामीटर्स अगले मैंने, और मैंने क्या कहा था कि हमारे पास
शेकिंग स्पीड है, टेम्परेचर है और पीएच, अगर हमने तीसरा पैरामीटर पीएच लिया है तो अगेन 15 आ गया। तो ये हमारे पास सैंपल्स कितने बन जाएंगे, तकरीबन 45 सैंपल्स हमारे पास बन जाएंगे जो कि हम रन करेंगे। अगर मैं इस पर स्टैटिस्टिकल टेक्निक लगा लेती हूँ, स्टैटिस्टिकल टेक्निक क्या होती है कि डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टूल्स होते हैं जिसकी बेस पे हम देखते हैं कि 3 फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं, तो इनका इंडिविजुअल इफेक्ट की बजाय हम इसके मैक्सिमम और मिनिमम पैरामीटर्स को लेके इसमें याट्स टेक्निक आ जाती है, रिस्पांस सरफेस मेथोडोलॉजी आ जाती है। तो दीज आर द डिफरेंट टेक्निक्स, आप स्टैट का कोर्स भी पढ़ रहे हो कि उसमें हम पहले प्लान कर लेते हैं कि मिनिमम फैक्टर्स कैसे अफेक्ट करेगा, मैक्सिमम जो उसकी रेंज है वो अफेक्ट करेगी। देखिए अगर मैंने पीएच का देखा है तो 2 3 4 5 पीएच है ना, तो 2 3 4 5 में बहुत थोड़ा सा फर्क आएगा। तो मैंने क्लियर कट रिजल्ट लेने में 48 सैंपल्स में मेरे पास जो डिफरेंस ऑफ रिजल्ट होगा वो बहुत कम होगा, मुझे उसको इंटरप्रेट करना भी मुश्किल होगा। लेकिन अगर मैं वही याट्स टेक्निक लगाती हूँ, फुल फैक्टोरियल डिजाइन लगाती हूँ, तो उसमें मेरे पास ये 45 सैंपल्स जो से हैं वो मिनिमम होकर मेरे पास तकरीबन 12 या 15 सैंपल्स रह जाएंगे एज अ होल। तो वो 12 या 15 सैंपल्स को मैंने स्टैटिस्टिकल टेक्निक के थ्रू पहले थ्योरेटिकल इंटरप्रेट कर लिया कि किन रिजल्ट्स, कौन से फैक्टर्स जब एक दूसरे के साथ अफेक्ट करेंगे और मुझे मैक्सिमम डिफरेंस दे देंगे। और वही स्टडी जो मैंने 45 एक्सपेरिमेंट करके मेरे पास आनी है वो मेरे पास जस्ट 15 एक्सपेरिमेंट करके आ जाएगी। तो वो मैं, इसका मतलब है कि मेरा काम जो है क्योंकि थोड़ा हो जाएगा, टाइम भी कम लगेगा, रिजल्ट्स भी ज्यादा प्रिसाइज होंगे और मैं उसको इजीली इंटरप्रेट कर सकूंगी। ठीक हो गया। तो ये आ गया सैंपल साइज, आपने स्टैटिस्टिकल टेक्निक कौन सी यूज करनी है, क्यों यूज करनी है। often the size of the sample is impractically large, वही बात है, जब हम उसकी sequential analysis करते हैं, stat लगा लेते हैं, तो वो easily हम उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। सेकंड, उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, सैंपल लोकेशन। जिस तरह मैंने पहले बात की कि आपने सैंपल लोकेशन बतानी है, लास्ट लेक्चर में मैंने कहा था पोल सैंपल है, पंजाब सॉल्ट रेंज के हैं, सिंध के हैं, बलोचिस्तान के हैं, और अगर मेरे पास वो एक ट्रक है तो आया वो ट्रक कहाँ से हमारे पास आया है, मिल्क का, या आपके पास जो एप्पल के कंटेनर थे। तो सैंपल की लोकेशन भी मेंशन करनी है। सैंपल की लोकेशन के लिहाज से मैंने ये देखना है कि आया उसमें मैंने जब सैंपलिंग की है वो रैंडम सैंपलिंग है या सिस्टमैटिक सैंपलिंग है। रैंडम सैंपलिंग क्या है कि अगर मेरे पास वो एक ट्रक है और मैंने उसमें से जौन सा है वो चूज कर लिया, रैंडमली चूज कर लिया ना, तो वो मेरे पास सब सैंपल्स आ जाएंगे। मैंने 5 10 15 सैंपल्स कलेक्ट कर लिए और उसके बाद मैंने उसको होमोजेनाइज करके उसका एक सैंपल लैब सैंपल बना लिया। तो इस तरह की सैंपलिंग को रैंडम सैंपलिंग कहते हैं। सिस्टमैटिक सैंपलिंग क्या होगी, The samples are drawn systematically with locations। जिस तरह मैंने कहा कि अगर फैसलाबाद रीजन के मैंने करने हैं तो मैं हर फैसलाबाद रीजन में हर 50 किलोमीटर के बाद ये देखूंगी, या हर चले 20 किलोमीटर के बाद कह लेंगे, 20 किलोमीटर के बाद ये देखूंगी कि कितने कहाँ पे जो मिल्क शॉप है या डेयरी फार्म है वहाँ पे वहाँ से मिल्क मैं कलेक्ट करूंगी। तो अब ये सिस्टमैटिक है कि मैंने पहले प्लान कर लिया कि मैंने किस तरह से लोकेट करना है, या इस तरह से ट्रक एग्जांपल ये कि हर 10वां बॉक्स जो है वो मैं उसमें से अपना मैंने सैंपल को कलेक्ट करना है। तो इस तरह की सैम्पलिंग जो है वो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग कहा जाता है इसको। तो इसमें क्या कहता है, दिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग इज इजी टू इम्प्लीमेंट बट इट इज इम्पोर्टेंट टू शो दैट देयर इज नॉट अ कोरिलेशन बिटवीन द सैम्पलिंग रेट एंड द सब सैंपल प्रॉपर्टीज। कि सैम्पलिंग रेट में और सैम्पलिंग सब सैंपल प्रॉपर्टीज में कोई रिलेशन ना हो। इसमें एग्जांपल ऐसे देती हूँ कि अगर मैंने सपोज मैंने उसमें देखना है कि उसमें मॉइस्चर कंटेंट कितना है ना, कोई भी मेरे पास यहाँ पे ब्रेड के पीस है और मैंने देखना है कि मॉइस्चर सब इसमें कंटेंट कितना है, और मैं उसका पूरी एक बैन जो भरी हुई है ब्रेड से, तो उसका जो बिल्कुल डोर के करीब सैंपल्स हैं उसमें मॉइस्चर ज्यादा होगी एज कंपेयर के जो आपके पास मॉइस्चर तो नहीं खैर आप कह सकते उसमें ज्यादा होगी कि उसकी कोई भी प्रॉपर्टीज, फ्रेशनेस कौन सी है वो डिस्टर्ब, उसके कंटेंट्स कौन से वो वही करेंगे कि उस ब्रेड सैंपल की निस्बत जो कि बिल्कुल एंड पे बड़ी डार्क में पड़ी हुई है, क्योंकि उस पर लाइट भी आ रही है, सामने वाले सैंपल पे हवा भी आ रही है। तो इसलिए अगर मैंने मॉइस्चर कॉन्टेक्ट करना तो वो कहता है सैम्पलिंग फिर इस तरह से की जाए कि उसका प्रॉपर्टी का उस किसी फैक्टर, कोई फैक्टर ऐसा ना हो जो उस पर इफेक्ट कर रहा हो। तो इस चीजों को जहन में रख के आपने प्लान करना है कि आपने रैंडम सैम्पलिंग करनी है, सिस्टमैटिक करनी है, और एक जजमेंट सैम्पलिंग भी होती है। वो कहता है कि आप जो काम करने वाला है वो इतना एक्सपर्ट है
कि उसे पता है कि मैंने सैंपल को कहाँ से कलेक्ट करना है। सपोज एग्जांपल हम ले लेते हैं सॉइल सैंपल की, तो सॉइल को एनालिसिस करना है, सॉइल के जो कंटेंट्स चेक करने हैं कि इसमें कितने ऑर्गेनिक प्रॉपर कार्बन है, इसके अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाशियम के कंटेंट पूरे हैं या नहीं है। वहाँ पे आपने कोई क्रॉप लगानी है, गंदम की क्रॉप लगानी है, तो इन दैट केस क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि सैंपल जो सॉइल का सैंपल है वो बिल्कुल सरफेस से लेना है, 6 फुट के फासले से लेंगे या 3 फुट के फासले से लेंगे जहां तक रूट जाएगी आपकी क्रॉप की। तो इस तरह की सैम्पलिंग के लिए जजमेंट सैम्पलिंग अगर की जाए तो वो ज्यादा बेहतर होती है कि एक्सपर्ट है। द सब सैंपल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द होल पॉपुलेशन यूजिंग द जजमेंट and experience of the analyst. This could be the easiest sub-sample to get to, such as the boxes of product nearest the door of the truck. Alternatively, the person who selects the sub-sample may have some experience about where the worst sub-samples are usually found, near the door of the warehouse where the temperature control is not so good. ठीक है ना। फ्रिज में भी अगर आप चीजें रखते हैं तो आप देखोगे जो बिल्कुल दरवाजे के पास चीजें पड़ी होती हैं, उनकी जो कूलनेस है, उनका जो लेवल है वो थोड़ा कम होता है, और जो बिल्कुल एंड पर पड़े होंगे उन चीजें, उनके जो ठंडक है वो ज्यादा होगी। तो यही चीज यही जो सिचुएशन है उसने बताई है कि अगर मेरे पास सैंपल जो है वो वेयर हाउस की मैं कोई प्रोडक्ट को एनालाइज कर रही हूँ, तो वो बिल्कुल दरवाजे के पास जो चीजें पड़ी हैं उनका सैंपल और तरह का होगा। तो मुझे उस चीजों को जहन में रखना है, जजमेंट करनी है। ये सॉइल की एग्जांपल मैंने दी है कि सॉइल का जो ऊपर की आपके पास सॉइल है उसकी नेचर और है, जो नीचे 1 फुट के फासले पे सॉइल है उसकी नेचर और है। तो अगर आप सॉइल केमिस्ट जो होगा उसे पता होगा कि किस कौन सी क्रॉप है कि उसकी रूट्स कहाँ तक जानी है, और अकॉर्डिंग टू दैट वो वहां से सैंपल्स को कलेक्ट करके एनालाइज करेगा और फिर रेकमेंड करेगा कि अब इसको कितनी फर्टिलाइजर चाहिए, कितना पानी चाहिए, कौन से ये सॉइल कौन सी क्रॉप के लिए ज्यादा बेहतर है। अगर हम इन साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज को यूज करें अपनी एग्रीकल्चर में तो हमारी प्रोडक्ट कौन सी है वो ज्यादा, उसकी यील्ड भी ज्यादा होगी, उसका स्टैंडर्ड भी ज्यादा होगा। ठीक हो गया। तो यही है कि हम हर काम करने से हर काम को कितने साइंटिफिकली कैरी ऑन करते हैं उस पर डिपेंड कर रहा होता है। नेक्स्ट सैंपल कलेक्शन। सैंपल कलेक्शन करने के लिए आपको सारी पता चीज पकड़नी है तो उसको हाथ से तोड़ना पड़ेगा, स्पैचुला से पकड़ना पड़ेगा, किसी बॉक्स से लेना पड़ेगा, किसी कंटेनर से डालना पड़ेगा। तो इन सबको कहते हैं सैंपल कलेक्शन। मेंशन करना है कि आइदर इट इज कैरिड आउट बाय मैनुअली बाय ह्यूमन बीइंग और बाय स्पेशलाइज्ड मैकेनिकल सैंपलिंग डिवाइस के थ्रू। मैनुअल सैंपलिंग में इन्वॉल्व सिंपली पिकिंग अ सैंपल फ्रॉम द conveyor belt or a truck, or using special cups or container to collect samples from a tank or sack. The manner in which samples are selected is specified in the sampling plan. अब आपके पास सैंपल आ गया, लेबोरेटरी सैंपल को प्रिपेयर करना है, और वही इस पर डिपेंड करना है कि वो डिपेंड करना है कि कौन सी लैब सैंपल्स, प्रिपरेशन ऑफ द लैब सैंपल्स किस तरह से करनी है, किस एंड इट बेसिकली डिपेंड अपॉन कि आपने कौन सी टेक्निक यूज करनी है। मेकिंग सैंपल होमोजेनस। The food material within the sample selected from the subpopulation is usually heterogeneous. Its properties vary from one location to another. ठीक है ना। अगर मैंने ब्रिंजल है, ब्रिंजल की मैंने देखनी है, मैंने देखना है कि इसके ऊपर कितना पेस्टिसाइड स्प्रे हुआ है, तो अब वो एक लोकेशन के जो ब्रिंजल है या वो डिफरेंट होगी वो वेजिटेबल जो दूसरे रीजन में वाक़या है, तो इसलिए हम उसको हमें होमोजेनस बनाना पड़ेगा। हम डिफरेंट जगह से सैंपल्स कलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद उसको होमोजेनाइज कर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे, उसको हम पेस्ट बना लेंगे। उसको जिस भी सूरत में हमें सोल्यूशन की डाइजेस्ट करना होगा, अगर मैंने उसके अंदर मेटल डिटेक्ट करनी है तो मैं उसको नाइट्रिक एसिड के साथ पहले उसकी डाइजेशन करूंगी। तो सैंपल हेट्रोजेनिटी में आइदर बी caused by variation in the properties of different units within the sample, इंटर यूनिट वेरिएशन कि एक ही सैंपल के अंदर भी वेरिएशन हो सकती है, और मे बी इंट्रा यूनिट वेरिएशन and or it may be caused by variation within the individual units in the sample. Example इसकी क्या है? Inter unit variation would be a box of orange, some of the good quality and some of the bad quality orange. Inter unit variation है ना। Example of inter unit क्या है कि हमें उसकी स्किन को डिफाइन करना है, उसका जो पल्प या फ्लैश है उसको प्रॉपर्टीज को देखना है। तो इसलिए हमें ये जरूरी है, इट इज नेसेसरी फॉर दिस, इट इज यूजुअली नेसेसरी टू मेक सैंपल होमोजेनस बिफोर दे आर एनालाइज्ड, अदरवाइज इट वुड बी डिफिकल्ट टू सेलेक्ट अ रिप्रेजेंटेटिव लेबोरेटरी सैंपल्स फ्रॉम द सैंपल। नंबर ऑफ मैकेनिकल डिवाइसेस भी यूज की जाती हैं इसको होमोजेनाइज करने के लिए,
और it depends upon the properties of the food being analyzed. For example, solid, semi solid है, वो liquid है sample, और according to that हम उसके लिए यूज करते हैं, हम उसके लिए मिक्सर, ग्राइंडर, स्लाइसर, ब्लेंडर यूज करते हैं। एंजाइमेटिक मेथड में हमने उसको प्रोटीएजेस, सेलोएजेस, लाइपेजेस एंजाइम के थ्रू या केमिकल मेथड के जरिए, जिस तरह मैंने बताया कि हम स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस उसकी ब्लीचिंग के लिए, उसको डाइजेस्ट करने के लिए यूज करते हैं। तो दीज आर द डिफरेंट डाइजेस्टिव मेथड्स कि हमने सैंपल को किस तरह होमोजेनाइज करना है ना। अगर मैंने वही बात अभी मिल्क सैंपल है, तो मिल्क सैंपल में अगर मैंने मेटल्स को डिटेक्ट करना है, तो मेटल्स के लिए मुझे पहले इसको डाइजेस्ट करना पड़ेगा। बाकी सारे सैंपल को या मफल फंडस के थ्रू मुझे उसके कार्बन को, सॉलिड होगा तो मफल फंडस यूज करेंगे, और अगर वो लिक्विड की फॉर्म में है मेरे पास, तो फिर मैं उसको या डाइजेशन का सिस्टम ऐसा होता है, वो वेट भी हो सकती है, ड्राइंग डाइजेशन भी हो सकती है, कि उससे सैंपल कौन सा है वो, उसके सारा कार्बन मटेरियल जो है वो बर्न हो जाता है, और हमारे पास सिर्फ ऑर्गेनिक मटेरियल, इनऑर्गेनिक मटेरियल जो है वो मेटल्स जो है वो सिर्फ हमारे पास रह जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको होमोजेनाइज कर लेना। रिड्यूसिंग सैंपल साइज, सैंपल जो होमोजेनाइज हो जाएगा, अ स्मॉल मोर मैनेजेबल पोर्शन, हमें थोड़ी सी अमाउंट में, हमें सिर्फ माइक्रोग्राम पर लीटर में से चाहिए होगा, हमें बहुत थोड़ी सी मिलीग्राम, माइक्रोग्राम इसमें हमारा सैंपल साइज होता है। तो हमें उसमें से थोड़ा सा कौन सा है, हमें जितनी भी रिक्वायरमेंट है उसको हमने ले लेना है, अपने अकॉर्डिंग टू उसको बना लेना है, सोल्यूशन बना लेना है, और बाकी को हमें जौन सा है वो उसको प्रिजर्व करना पड़ेगा। प्रिजर्व करने के लिए भी डिफरेंट मेथड्स होते हैं। अब इट डिपेंड्स अपॉन कि हमने उसमें से किस चीज को एनालाइज करना है, जिसको हमें एनालाइज करना है, हमें बेसिकली उस चीज को प्रिजर्व करना है ना। अगर तो एंजाइम है, अगर वो हम किसी एंजाइम को स्टडी कर रहे हैं, तो हमें उस सैंपल को, मैंने पहले बताया था कि एंजाइम जो है वो बहुत जो है उनकी स्टेबिलिटी कम होती है, डिस्टेबलाइज हो जाते हैं, उनको प्रिजर्व रखने के लिए हमें -80 डिग्री सेंटीग्रेड का रेफ्रिजरेटर रिक्वायर होता है। अगर हम एंजाइमेटिक स्टडी करें, तो हमें उसकी एंजाइम की इनएक्टिवेशन से बचाने के लिए हमें उसको -80 पे रखना पड़ेगा। अगर हम उसके लिपिड्स को स्टडी कर रहे हैं, तो हमें उसको चाहिए कि हम उसकी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को जो सा है वो स्टॉप कर देना। उस केस में हम उसके ऐसे टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे रखेंगे, या उसको लाइट से बचाएंगे, या उसके अंदर हम प्रो ऑक्सीडेंट वगैरह जो है वो उसके कैन इंक्रीज द रेट विच दीज रिएक्शंस प्रोसीड, तो हम उसके अंदर वो चीज ऐड कर देंगे जो कि उसकी ऑक्सीडेशन को लेस करेगी। ठीक है जी। तो प्रिवेंटिंग के भी मेथड्स क्या आगे के, वंस वी हैव सिलेक्टेड our sample, we have to ensure that it does not undergo significant change in its properties from the moment of sampling to the time of analysis. उसके लिए कौन से 3 मेथड्स हैं, एंजाइमेटिक, केमिकल, माइक्रोबियल एंड फिजिकल चेंजेस मेथड्स भी हैं। एंजाइमेटिक के भी हमने पढ़ ली कि एंजाइमेटिक में क्या है हमारे पास, कि एंजाइमेटिक इनएक्टिवेशन मैनी फूड कंटेन active enzymes which cause change the properties of food prior to analysis. Analysis से पहले हमें उसकी properties को बचाने के लिए हम proteases, celluloases, lipases, if the action of one of these enzymes alters the characteristics of the compound being analyzed, then it will lead to erroneous result and therefore be inactivated or eliminating. Freeze drying, heat treatment और chemical preservatives और a combination of these टू भी हम यूज कर सकते हैं कि हम उसके दो इनमें से कोई एक से ज्यादा मेथड्स को कंबाइन करें ताकि हमारा सैंपल जो है वो प्रिजर्व रह सके। लिपिड प्रोडक्शन के केस में अनसैचुरेटेड लिपिड्स मे बी ऑल्टर्ड by various oxidation reaction, exposure to light, elevated temperature, oxygen or pro-oxidant can increase the rate which these reactions proceed. Consequently, it is necessary to store the sample at high unsaturated lipid content under nitrogen or some inert gas in dark room में or covered bottles or in refrigerated temperature, providing that they do not interfere with the analysis. Antioxidant may be added to retard oxidation. ठीक है, लेकिन ये ध्यान में रखें कि वो जो हमारा एनालाइट ऑफ इंटरेस्ट है वो उसके साथ रिएक्ट ना करे। माइक्रोबियल ग्रोथ एंड कंटामिनेशन, microorganisms are present naturally in many foods and if they are not controlled they can alter the composition of the sample to be analyzed. Freezing, drying, heat treatment, chemical preservatives are often used to control the growth of microbes in the food. माइक्रोबियल ग्रोथ कंटामिनेशन को कम करना और फिजिकल चेंज में क्या है कि हम उसके मॉइस्चर को कंट्रोल करें। सबसे इजी वे है
fat or ice may melt or crystallize, structural properties may be disturbed. Physical change can be minimized by controlling the temperature of the sample and forces that it experience. ठीक हो गया जी. तो these are the way कि हमने अपने sample को preserve कैसे रखना है, कौन सा method को हमने use करके अपने sample को preserve रखा है. सैंपल को फिर प्रिजर्व कर लिया, तो उसके बाद हमने प्रिजर्व करने से पहले अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टास्क क्या है कि आपने उसको लेबल करना है. लेबल करने का मतलब क्या है, उसको नाम देना है कोई, ताकि जब भी आपको पता हो कि मैंने अगर ब्रिंजल सैंपल्स कलेक्ट किए हैं 7 डिफरेंट रीजन से, तो कौन सा वाला सैंपल किस रीजन का है. तो उसके लिए मैंने सैंपल की डिस्क्रिप्शन लिखनी है, टाइम ऑफ सैम्पलिंग लिखना है, कहाँ से लिया, लोकेशन ऑफ द सैंपल उसके ऊपर मेंशन होगी. उस चाहे वो कोई बॉक्स कंटेनर है, चाहे वो कोई बॉक्स है, चाहे वो कोई आपके पास बॉटल है, जो भी सैंपल है, एप एंड ऑफ है, जिसके अंदर भी आपने सैंपल को प्रिजर्व कर लिया है, तैयार करके रख दिया है, उसके ऊपर सैंपल का नेम, उसको टाइम, उसकी लोकेशन, पर्सन हु टुक द सैंपल, जिसने सैंपल को कलेक्शन किया था, उसके बाद जिसने उसको प्रिजर्व किया है, मेथड यूज्ड टू सिलेक्ट द सैंपल, सब चीजें उसके ऊपर लेबलिंग मेंशन होनी चाहिए, ताकि आप जब उसको एनालिसिस करें ये ना हो कि जब सब कुछ कर ले एंड पे पता ही ना चले कौन सा सैंपल कहाँ का था, उसका क्या रिजल्ट है, आप उसको कैसे रिपोर्ट करेंगे फिर. तो दीज आर द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो है इनमें से कोई भी काम जो है वो काम इम्पोर्टेंट नहीं है, सभी बहुत इम्पोर्टेंट है. कहाँ से काम शुरू किया था कि हमने सैंपल कलेक्शन से, सैंपलिंग प्लान पहले सबसे बनाएंगे, उसके बाद हम सैंपल कलेक्ट करेंगे, फिर सैंपल को प्रिपेयर करेंगे, फिर सैंपल को प्रिजर्व करेंगे, और एट द एंड हम उसे लेबल कर देंगे बिफोर द अल्टीमेट एनालिसिस, कि जब हम एनालिसिस से पहले हमने उसको, और ये सब चीजें हम इसको नोट डाउन करेंगे. ईच सैंपल शुड बी मार्क्ड विद द कोड ऑन इट्स लेबल दैट कैन बी कोरिलेटेड टू द नोटबुक. जो और नोटबुक पे भी आप सच ही मेंशन करेंगे. सपोज हमने कहा कि हमने कोल सैंपल CS, कोल सैंपल कहाँ से लिया, पंजाब साल्ट, PS लिख दिया, और उसको हमने हमने हर 10 किलोमीटर पे लिया, तो PS पंजाब सॉल्ट रेंज का कोल है, तो PC लिखते. कोई भी आपने उसकी एब्रिवेशन दे के फिर उसको आपने 10, 20, 30 किलोमीटर के बाद कलेक्ट किया है, तो आपने उसको कोई सी किसी लॉजिकली आपने उसको लेबल करना है, ताकि कुछ उसके सेंस भी बनती हो, उस तरह उसको रिकॉग्नाइज करना, उसको रिपोर्ट करना हमेशा इजी रहेगा, उसको डिस्कस करना इजी रहेगा. Thus, if any problem arises, it can be easily be identified. कि हाँ जी इस सैंपल में ये था, इस सैंपल में ये था, हम उसको ज्यादा अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकेंगे और उसको रिपोर्ट कर सकेंगे. ठीक है जी. अब उसके बाद क्या आता है कि अब हर टेक्निक के लिए हमें सैंपल की सैंपल के लिए किसी की टेक्निक के लिए हमें either concentrated solution चाहिए, concentrated sample चाहिए, या dilute sample चाहिए. according to that हम उसकी प्री ट्रीटमेंट करते हैं. तो प्री ट्रीटमेंट हम इंशाल्लाह स्टडी करेंगे इन दी नेक्स्ट लेक्चर के कौन कौन सी प्री टेक्निक्स हैं जिसकी बेस पर हम सैंपल्स को जो है वो प्रिपेयर करते हैं टू इंट्रोड्यूस इनटू द टेक्निक जिसको भी हम यूज कर रहे हैं, इंडक्टिव कपल प्लाज्मा की, HPLC की, या GCMS को हम यूज कर रहे हैं, LCMS को यूज कर रहे हैं. जिस टेक्निक को भी यूज करना है अकॉर्डिंग टू दैट हमें सैंपल को जो है वो प्री कंसंट्रेट करना होगा या डाइल्यूट करना होगा एटसेट्रा. जी यहाँ तक पढ़ लीजिएगा. आपको नोट्स भी मैंने शेयर कर दिए हुए हैं, इसको पढ़िएगा, समझिएगा, और जो चीज़ समझ नहीं आती वो आप मुझसे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन करके शेयर कर लीजिएगा. अल्लाह हाफिज, टेक केयर.